नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक जो न्यू टॉपिक था वह क्रिया, उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारी क्लास लगभग तीसरी या चौथी है और हम इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे जो क्रिया होती है उसके जो अगला क्रम आता है उसके भेद, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्रिया की परिभाषा देखी। क्रिया की परिभाषा के साथ साथ हमने यह भी समझने का प्रयास किया जो क्रियाएं होती हैं किससे मिलकर बनती हैं, इसका मूल रूप क्या होता है। वह था धातु। हमने धातु भी देखा, धातु की परिभाषा भी देखी और धातु का जो भेद होता है हमने उसको भी चर्चा किया। हमने दो भेदों की चर्चा उसमें बताया था कि ये मूल धातु होती है, एक यौगिक धातु होती है। और देखिए जो यौगिक धातुएं होती हैं वह जो उसकी रचना है जो तीन प्रकार से की जा सकती है, जिसको हम उसका व्याख्यात्मक रूप लेकर आए थे, जिसमें हम कहते हैं प्रणयार्थक क्रियाएं थीं, नाम धातु क्रियाएं थीं और संयुक्त क्रियाएं जिसे हम संयुक्त धातु भी कहते हैं, उसको मैंने देखा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम अब चर्चा करते हैं जो क्रियाएं होती हैं। सर अच्छा ये बताइए कि क्रियाएं के भेद कितनी होती। आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। बहुत से बच्चों ने यह प्रश्न पूछा था कि सर अभी तक आपने इसका चर्चा तो किया लेकिन अब क्रियाओं की भी चर्चा करिए जो इसका भेद होते हैं। अब हम इसी क्रम में हम इसका जो टॉपिक वाइज जो आगे क्रम बढ़ता है, इसी क्रम में यह जो आता है क्रिया के भेद। हमारा जो हेडिंग है उसको आप नोट करिए, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद आप लोगों को पता होगा। अगर हम क्रिया की भेद की बात करें, जो क्रियाओं के भेद को अगर हम देखें तो यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहले लिखिए क्रिया। क्रिया इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा पहला होता है यह सकर्मक होता है। क्या होता है? सकर्मक। सकर्मक क्या होता है? ऐसी क्रियाएं अगर हम उस करते हैं तो उसका अगर परिणाम हमें मिलता है तो उसको सकर्मक क्रियाएं के अंतर्गत रखते हैं। कैसे क्या होता है अभी हम इसको डीपली समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्या होता है, दूसरी कौन होती है आप बताएंगे? अकर्मक। अकर्मक वैसी क्रियाएं जिसका कार्य निरर्थक होता है, कार्य उसी को हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अगर हम बात करें जो क्रियाएं के दो भेद हमने देखा, और सकर्मक और अकर्मक। अगर हम बात करें जो सकर्मक होता है यह दो, इसका भी दो भेद हम पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक ऐसी क्रियाएं जहाँ पर दो कर्म एक साथ आते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रियाएं के अंतर्गत रखते हैं। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं जिसे हम कहते हैं संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रिया। देखिए जो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो धातुएं या दो से अधिक धातुएं एक वाक्य में दिखाई देते हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर इसका हम अध्ययन करेंगे तो इसका जो हम डिवाइड करेंगे तो यह 11 प्रकार से हम इसका विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार जो क्रियाएं के भेद होती हैं या दो होती हैं, सकर्मक होता है और अकर्मक। सकर्मक क्रियाओं को भी दो भेद हम पढ़ेंगे जिसे हम द्विकर्मक कहते हैं, फिर संयुक्त क्रियाएं कहते हैं या संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया का हम विश्लेषण बेहद ही गंभीर तरीके से करेंगे क्योंकि अब यहाँ से आने वाले कंपटीशन में प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए जो इसके 11 भेद होते हैं इसको हम डीपली अध्ययन करेंगे और यह फिर देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले हम सकर्मक पढ़ेंगे, सकर्मक के बाद इसका भेद हम पढ़ेंगे दूसरा, इसका जो हम भेद पढ़ेंगे द्विकर्मक पढ़ेंगे, फिर संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे। फिर इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे संयुक्त क्रिया के हम भेद को साथ साथ अध्ययन करने के बाद हम क्या नाम है अकर्मक क्रियाएं करेंगे, अकर्मक क्रियाओं को फिर पढ़ेंगे। इसी क्रम में जब अकर्मक दोनों इसका पूरा हम अध्ययन कर लेंगे फिर हम पहचानने का एक तरीका देखेंगे कि हम कैसे सकर्मक को और कैसे अकर्मक क्रियाओं को पहचान सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे।
थोड़ा सा ये क्लास डीप जाएगी, लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा अब एग्जाम में यहाँ से रहेगा, क्योंकि अभी तक सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं नॉर्मल तो पूछा जा सकता था। अब इसी क्रम में यह दो टॉपिक जो है यहाँ से संभावना ज़्यादा बनेगी, इसीलिए आप इन दो टॉपिकों को विशेष अध्ययन करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो पहली हेडिंग होने वाली है वह सकर्मक क्रिया होगी। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी इस क्लास को आनंद ले सकें और अपने एग्जाम को, अपने भविष्य को सुनहरा बना सकें। चलिए, हमारा जो पहला हेडिंग है वह है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब देखिए, सकर्मक क्रिया होती क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सकर्मक क्रियाएं उसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया बेसिक समझने का प्रयास करिएगा। जैसे सकर्मक क्रियाएं उसे कहते हैं जब हम कोई कार्य या क्रिया करते हैं तो उसका परिणाम हमें मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी को हम परिभाषा लिखते हैं, फिर इसकी उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। आप नोट करिए परिभाषा। देखिए, परिभाषा हमारी कहती है, परिभाषा आप लोग नोट करिए, क्योंकि परिभाषा ही ऑल एग्जाम में सबसे ज़्यादा कारगर होती है उदाहरण को समझने के लिए। तो पहले हम परिभाषा नोट करते हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। आप लोग इसको नोट करिए, क्योंकि यही परिभाषा आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके उदाहरण को समझने के लिए कारगर सिद्ध होगी। यह परिभाषा हमारी कहती है कि जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रियाएं उसे कहती हैं जिसके साथ क्या होता है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कर्म होता है। आप लोग नोट करिए उदाहरण। जैसे देखिए, मोहन निबंध लिख रहा है। देखिए, अब यहाँ पर जो देखिए मोहन जो है लिख रहा है, आप पूछेंगे क्या लिख रहा है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि निबंध। जब यहाँ पर एक क्या नाम है, यह प्रश्न जो हम करते हैं कि क्या लिख रहा है, तो आप बताएंगे निबंध। ये तो यहाँ पर जो कर्म है हो रहा है, इसीलिए इस वाक्य में सकर्मक क्रियाएं होंगी। ठीक है, अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे कि देखिए, गुड़िया आम खा रही है। अब देखिए, यह वाक्य है, एक लड़की है गुड़िया जो खाने का कार्य कर रही है। आप पूछेंगे क्या खा रही है, तो उत्तर हमें मिलेगा आम। जब हमें यह उत्तर मिल रहा कि वह आम खा रही है, तो हमारा जो यह वाक्य होगा वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जा रहा है। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते, जैसे देखिए, वह गाता है। देखिए, वह गाता है, यह वाक्य अगर दे दिया, आपसे पूछा कि यह सकर्मक है कि अकर्मक है, आप इससे प्रश्न पूछिए क्या गाता है, तो आप बताएंगे वह गीत ही तो है, जो छिपा हुआ है वह गा रहा है, इसीलिए यह वाक्य जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। अब इसी क्रम में एक और उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम कहें वह पढ़ता है,
देखिए, अगर है हम इस वाक्य को कहें कि वह पढ़ता है, आप पूछेंगे क्या पढ़ता है, तो हमें उत्तर मिलता है कि वह पुस्तक तो है, एक पुस्तक है या पत्रिका है या समाचार पत्र है, कुछ तो पढ़ रहा है, इसीलिए इस वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया की जो परिभाषा होती है उसको भी देखा। एक नोट्स है उसको भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि इससे जो हमारी परिभाषाएं और इसका उदाहरण जो होता है वह क्लियर होता चलेगा और जो प्रश्न बनने की संभावना होती है वो भी हमारे समझ में आती है। तो एक नोट्स है उसको भी नोट कर लेते हैं। चलिए, आप लोग इस टॉपिक को लिखते और समझने का प्रयास करिएगा। लिखिए नोट। ये जो नोट है यह कहता है कि जो जिस वाक्य में क्रिया होती है या होने की संभावना होती है वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कोई वाक्य है, जब वाक्य आता है वह बताता है कि जो नोट्स बताएगा कि इसमें कर्म हो रहा है, इसीलिए यह जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगी। आप नोट करिए। जैसे इस प्रकार कर्म वाली, इस प्रकार कर्म वाली क्रियाएं सदैव सकर्मक क्रिया होती है। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। यह जो नोट है, यह जो विशेष तत्व है, कहता है कि इस प्रकार जहाँ कर्म वाली क्रियाएं सदैव सकर्मक क्रिया के अंतर्गत होती है, मतलब कि जहाँ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि जो इसका भी दो भेद होता है। कौन कौन से भेद होता है? जिसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं और एक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो हमारा इसका भेद में पहला हेडिंग होगा वह द्विकर्मक क्रिया होगा। नोट करते हैं हेडिंग, फिर समझने का प्रयास करते हैं। अब सकर्मक क्रिया के भेद को भी हम बात कर लेते हैं साथ में। लिखिए सकर्मक क्रिया के भेद। कितने भेद होते हैं आप बताएंगे तो कौन कौन से होते हैं उसको नोटिए। पहला जो हमारा भेद होगा वह होगा द्विकर्मक क्रिया। अब आप लोग समझने, ये प्रश्न कहीं ना कहीं इसमें से, इस उदाहरण से प्रश्न जरूर बनेगा। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। यह जो देखिए यहाँ पर लिखा है दी मतलब दो, कर्मक मतलब दो क्रिया, मतलब जहाँ पर दो कर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर दो कर्म जरूर होंगे। कैसे होंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उसमें एक ही कर्म होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे भी वाक्य आते हैं कि उसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ होती हैं उसे ही हम द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं इसको नोट करते हैं। पहले परिभाषा नोट करते हैं। चले देखिए परिभाषा देखिए। परिभाषा हमारी कहती है कुछ जो सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ तो दो कर्म वाली होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिए। दो कर्म वाली होती हैं जिन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा।
यह हमारी जो परिभाषा वह कहती है कि कहीं कहीं पर हमें एक कर्म वाली क्रियाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन कहीं कहीं वाक्य में हमें दो कर्म, कहीं पर दो कर्म वाली क्रियाएं हमें देती हैं। जहां पर दो कर्म वाली क्रियाएं होती हैं वहीं पर द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यह परिभाषा कहती है कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं और कुछ दो कर्म वाली होती हैं। जहां पर दो कर्म वाली क्रियाएं होती हैं उन्हें ही हम द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसको हम उदाहरण देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप नोट करिए, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें जो उदाहरण आएगा इसमें, जो उसमें दो कर्म होगा, जो पहला कर्म होगा वह मुख्य कर्म होगा, जो दूसरा होगा वह गौड़ होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब इसमें दो कर्म आएंगे, इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया में अगर दो कर्म आते हैं या होते हैं, इसमें होते हैं, जो दो कर्म होते हैं इसमें, उसमें जो पहला होता है वह मुख्य होता है और जो दूसरा होता है वह क्या होता है, वह गौड़ होता है। इसी को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑल एग्जाम में कहीं भी आप बैठिए, हर एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से प्रश्न बनते हुए दिखाई देगा। एक कर्म, आप दोनों कर्म आपके सामने रहेंगे और कभी कभी एक ऐसा भी टाइम आता है कि जो पहला कर्म होता है वह छिपा रहता है, एक दिखाई देता है। उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, उदाहरण को समझने का प्रयास करें। जैसे हम कहें राम ने श्याम को बांसुरी दी। अब देखिए, यह वाक्य है। इस वाक्य में राम जो देने का कार्य क्या किसको कर रहा है, तो आप बताएंगे श्याम को। पहला जो कार्य है इसके राम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा वह किसके प्रति किया जा रहा है, तो आप बताएंगे श्याम को। जो राम जो दे रहा किसको दे रहा, तो आप बताएंगे श्याम को। क्या दे रहा, तो आप बताएंगे बांसुरी। यहाँ पर देखिए दो कर्म है, पहला कर्म तो श्याम में हो रहा है और दूसरा जो बांसुरी में हो रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि जो पहला जो राम के द्वारा क्रियाएं की जा रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य कर्म। लिखिए, नोट करिए, मुख्य कर्म। जो पहला जो कर्म होता है, जो पहले क्रियाएं होती हैं, उसे हम मुख्य कर्म कहते हैं। जो दूसरा होता है इसे हम गौड़ कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, गौड़ कर्म। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें इस वाक्य में द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगर हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, देखिए, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। अब देखिए, मैं पढ़ाता हूँ किसको, तो आप बताएंगे लड़के को। तो हमारा जो पहली क्रिया हो रही है किसके प्रति हो रही है, लड़का में। और मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो आप बताएंगे वेद। जो हमारा पहला है यह मुख्य है और जो दूसरा है यह गौड़ है। इस प्रकार से हमने देखा कि जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ होती हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं हो रही हैं, एक लड़के में हो रही, एक वेद में हो रहा। तो इसीलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं दो होती हैं। पहला तो हमने देखा, उदाहरण भी समझने का प्रयास किया। फिर इसी क्रम में हम देखते हैं अगला जो दूसरा होगा वह होगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा जो हेडिंग है, आप नोट करिए, हेडिंग संयुक्त क्रिया। खा, आप देखिए, संयुक्त क्रिया। आप लोग इसका परिभाषा बताइए, आप बताइए।
देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मतलब कोई क्रियाएं होती हैं, कोई क्रियाएं होती हैं, अगर उस क्रिया में दो धातुएं या दो से अधिक धातुएं एक साथ आती हैं। हमने धातु बताया था किसे कहते हैं, आप लोग पहले धातु का अध्ययन कर लीजिए, तब इस परिभाषा को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे मतलब दो क्रियाएं, जैसे मतलब कोई क्रियाएं अगर हो रही हैं, उस क्रिया में, उस वाक्य में अगर दो धातुएं एक साथ आती हैं या दो से अधिक धातुएं एक साथ आती हैं, तो उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? आप बताएंगे उसे हम संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। पहले हम परिभाषा नोट कर लेते हैं, फिर उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग नोट करिए परिभाषा। क्या नोट करेंगे? परिभाषा। परिभाषा हमारी क्या कहती है उसको देखते हैं। देखिए, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। आप लोग नोट करिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे देखिए कि जो क्रियाएं दो या दो से अधिक, दो हो भी सकती हैं या दो से अधिक धातुएं हो सकती हैं, धातुओं के मेल से बनती उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। परिभाषा में ही हमारा उदाहरण छिपा हुआ है। कभी कभी जब हम क्रियाएं करते हैं तो एक वाक्य में दो दो धातुएं हमें साथ में दिखाई देती हैं, या दो से अधिक भी दिखाई दे सकती हैं। दो तो कॉमन है, दो से अधिक भी रहेगा तब भी वहाँ पर संयुक्त क्रियाएं होगी। अब उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक वाक्य में दो धातुएं हो सकती हैं। आप लोग नोट करिए, राम विद्यालय पहुंच देखिए यह वाक्य है देखिए कि राम विद्यालय पहुंच गया। अगर हम बात करें कि इस वाक्य में कहाँ पर दो धातुएं हैं, आप बताएंगे यहाँ पर पहुंच गया में दो धातुएं हैं, इसीलिए इस वाक्य में संयुक्त क्रिया होती है। क्या होती है? तो आप बताएंगे संयुक्त क्रिया होती है। एक नोट्स है उसको साथ में नोट कर लेते हैं, फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप नोट करिए, नोट देखिए, संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती हैं और दूसरी उसके
अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये जो नोट है या जो विशेष तत्व है कहता है कि जो यह वाक्य होता है, जो संयुक्त क्रियाएं के उदाहरण आते हैं, उसमें जो दो धातुएं होती हैं, जो पहली धातु होती है वह जो प्रधान होती है, क्या होती है? प्रधान होती है। और जो दूसरी होती है वह जो इस प्रधान की विशेषता बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जो या आती हैं। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अभी हमने जब हम क्या नाम है द्विकर्मक क्रियाएं पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो पहली क्रिया होती उसमें दो क्रियाएं होती हैं। जो पहली होती है वह प्रधान होती हैं, जो दूसरी होती हैं वह गौण होती हैं। ये तो हमने द्विकर्मक क्रिया में बताया था, लेकिन यहाँ पर भी वही सिलसिला है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो विशेषता है, जो पहली क्रिया होती है वह तो प्रधान होती ही है, लेकिन जो दूसरी हो या तीसरी हो जब आती हैं, जो धातुएं आती हैं, वह जो पहली की विशेषता बताने के पर्पज से वह लाई जाती हैं। क्या समझ में आया? जो दो धातुएं आती हैं, जो पहला होता है वह तो प्रधान होता है, लेकिन जो दूसरा होता है वह जो प्रधान की ही विशेषता बताने के पर्पज से लाया जाता है। ये हमारा नोट्स है, यह विशेष तत्व है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह संयुक्त क्रिया के ही परिभाषा, उदाहरण और इसके नोट्स हैं, इसको नोट करिएगा। अब हम इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने बताया था कि जो संयुक्त क्रियाएं भी होती हैं इसके भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 होते हैं। कैसे होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर दिखाई देंगे। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम इसकी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम लिखते हैं संयुक्त क्रिया। अभी हम क्या नाम है सकर्मक क्रिया के दो भेदों को देखा, जिसमें से चलिए अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। अब हम धीरे धीरे इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे एग्जाम में जैसे जैसे प्रश्न बनेंगे वैसे वैसे उदाहरण को हम आप लोगों के सामने लाते हुए चलेंगे। अब देखिए, हम इसकी बात कर रहे थे कि जो संयुक्त क्रियाएं होती हैं, संयुक्त क्रिया के भेद, कितने भेद हमने बताया था? तो आप बताएंगे 11। कितने भेद करेंगे? 11। अब आप लोगों से हम बता दें कि जो संयुक्त क्रियाएं के हम 11 भेद का अध्ययन करने वाले हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा, क्योंकि अब यहाँ से जो प्रश्न बनने की जो सिलसिला होती है आप लोगों को डीपली अध्ययन करना होगा। यह एक बेसिक है, सिर्फ अगर आप इसके भेदों को जो नाम भी जान गए तो उसके अंदर जो बनने वाले प्रश्न होंगे आप लोग तुरंत निकाल लेंगे। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा भय लगता होगा कि सर ये तो बहुत डीपली हो जा रहा है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि कंपटीशन के लेवल इतना तेज़ी से आता जा रहा है, अगर आप डीपली अध्ययन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अब जो है अपने टॉपिक को विशेष रूप से गहराई से अध्ययन करिए, क्योंकि अभी 2023 का जो पेट वाला एग्ज़ाम हुआ है लोगों ने वन लाइनर पे ज़्यादा जोर दिया था, लेकिन इसका लेवल कुछ ऐसा रहा कि कुछ बच्चों से जो है पूरे समझ से बाहर हो गया। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अब जो एग्ज़ाम आप लोगों को आ रहा है, जो सामने है, उसका पहले उससे जो टॉपिक एग्ज़ाम में उसका सिलेबस के अंतर्गत आता है उसका आप गहराई से अध्ययन करिए। अगर आपने उसका गहराई से अध्ययन कर लिया तो एग्जामिनर कहीं से प्रश्न पूछे, हम तैयार हैं, हम उत्तर देंगे, ऐसी भावना रखिए और अपने टॉपिक का बेहतरीन तरीके से अध्ययन करिए। चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे हमारा व्याकरण सीरीज टॉपिक हो, चाहे ज्योग्राफिक टॉपिक हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री का हो, या अगर हम बात करें पॉलिटिकल का, किसी भी टॉपिक का हो, अगर हम बेहतरीन नॉलेज एक बार कर लेते हैं तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है कहीं से प्रश्न पूछे हम बता देंगे। मेरा एक कहना है, अगर आप अपने सिलेबस का गहराई से अध्ययन कर लेते हैं तो वही किताबें आपको एक दिन सिलेक्शन दिलवाएगी।
तो हमारा बस आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप जो टॉपिकों का अध्ययन विश्लेषण गहराई से करते चलिए और अपने टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों का भी अध्ययन करते चलिए। एक समय आएगा, हर चीज़ बदलेगा, आप जो पसंद करते हैं सो आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ धैर्य बनाइए रखिए, क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। ठीक है, तो जो हमारा मन है उनको समझाइए कि धीरे धीरे से ही सब कुछ होता है, एकाएक कोई कार्य नहीं संभव होता है। तो इसी क्रम में आप लोग इसको नोट करिए, समझने का प्रयास करिए, और हम कल इसका भेद का विश्लेषण एक बेहतरीन क्लास के साथ करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे जो संयुक्त क्रियाएं को अभी हमने एक उदाहरण दिए थे, लेकिन अब इसमें जो है हम लगभग 20-25 उदाहरण का हम विश्लेषण करते हुए चलेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे जो संयुक्त क्रियाएं होती हैं, जो इसके भेद होते हैं, वो उसी भेद के जो इसके नाम होते हैं, इसी नाम में ही इनके उदाहरण छिपे हुए होते हैं। कैसे होंगे, हम इसका विश्लेषण बेहतरीन तरीके से कल करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।